नरेंद्र मोदी सारे काम इस हिंदू वोट के लिए ही करते हैं या नरेंद्र मोदी के काम देखकर हिंदू वोट खुद उनकी झोली में चला आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गुजरात में हैं। गिर की लॉयन सफारी में शेरों की फोटोग्राफी करने से पहले मोदी ने सोमनाथ के मंदिर में भगवान सोमनाथ की पूजा की। महाकुंभ के दौरान मोदी ने एक संकल्प लिया था जिसे उन्होंने सोमनाथ जाकर पूरा किया। और इधर योगी ने महाकुंभ के बारे में कुछ बहुत बड़े सीक्रेट बताए हैं। मोदी का धर्म क्षेत्र और योगी का कर्म क्षेत्र, सनातन के साथ इनका त्रिकोण कैसे बनता है? क्या धर्म पथ ही सियासत का विजय पथ है? इस रिपोर्ट में समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म क्षेत्र में लौट आए हैं। सनातन के शिखर को और ऊंचा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने धर्म कर्म वाला रूट पकड़ लिया है। शिव भक्त मोदी ने बाबा सोमनाथ का दर्शन पूजन करके नया अनुष्ठान शुरू किया है। मोदी का अनुष्ठान देगा विजय का वरदान। महादेव की पूजा से मिलेगा अखंड आशीर्वाद। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग अर्थात बाबा सोमनाथ का यह मंदिर नरेंद्र मोदी के लिए विशेष है। सोमनाथ के इस प्रसिद्ध मंदिर से मोदी के आइडल सरदार पटेल का नाम जुड़ता है। जिस मंदिर को महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा और जिसे गजनवी ने खंडहर बनाकर छोड़ दिया था, सोमनाथ के उस मंदिर को खंडहर से वापस ये विराट रूप देने का काम सरदार पटेल ने किया। और गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद इसे सजाने संवारने और भव्य बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी सोमनाथ में अखंड आस्था रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने बार बार दोहराया है कि उनके जीवन में जो कुछ भी मिला वो बाबा सोमनाथ के आशीर्वाद से ही मिला है। इसलिए हर सिद्धि और हर प्रसिद्धि बाबा के चरणों में ही अर्पित है। सोमनाथ मंदिर में मोदी की इस विशेष पूजा का विशेष प्रयोजन है। सोमनाथ का दर्शन करके प्रधानमंत्री ने अपना संकल्प पूरा किया है। नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मन ही मन ये संकल्प ले लिया था कि महाकुंभ का आयोजन पूर्ण होने के बाद वो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। महाकुंभ की समाप्ति महाशिवरात्रि के दिन हुई। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद मोदी ने पहला काम यही किया कि वो बाबा सोमनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। दिल्ली के जहान खुसरो कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी को देखकर लहलोट रहे मोदी विरोधियों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ना ही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में भरोसा रखने वाले मोदी समर्थकों के लिए किसी तरह की चिंता करने वाली कोई बात है। मोदी उसी रूट पर है जिस रूट पर वो पिछले 24 साल से चल रहे हैं। प्रयागराज टू सोमनाथ, यूपी टू गुजरात, त्रिवेणी तट से अरब सागर का तट, शिव से शिव तक मोदी की ये यात्रा रिमार्केबल है। यूपी से गुजरात को जोड़ने वाले पुल हैं महादेव। नरेंद्र मोदी उन्हीं डमरू वाले शिव की आराधना करते हैं। पूरे भारत में
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला, गुजरात में सोमनाथ। दूसरा, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन। तीसरा, उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर। चौथा, मध्य प्रदेश में ही ओंकारेश्वर। पांचवां, उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ। छठा, महाराष्ट्र में भीमाशंकर। सातवां, काशी उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ। आठवां, नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर। नवां, देवघर झारखंड में बाबा वैद्यनाथ। 10वां, सौराष्ट्र गुजरात में नागेश्वर। 11वां, रामेश्वरम तमिलनाडु में रामस्वामी। और 12वां, औरंगाबाद महाराष्ट्र के घुश्मेश्वर या घृष्णेश्वर। नरेंद्र मोदी काशी की उस सीट से सांसद हैं जहां बाबा विश्वनाथ का जगत प्रसिद्ध मंदिर है। बनारस की संकरी गलियों में फंसे विश्वनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उपहार देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी की अखंड आस्था भगवान केदारनाथ पर है। केदार घाटी में 2013 की भयंकर तबाही के बाद वहां का पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी मोदी ने उठाई। अब बाबा केदारनाथ के भक्त ऑल वेदर रोड से केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। इस यात्रा को सुगम बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। सबसे अधिक मान्यता वाले ज्योतिर्लिंगों में बाबा धाम देवघर के बाबा वैद्यनाथ का नाम आता है। मोदी बाबा धाम वाले बाबा की भी साधना करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन से पहले मोदी ने रामेश्वरम जाकर उस शिवलिंग की पूजा की थी जिसके बारे में मान्यता है कि सेतु बंधन से पहले इस शिवलिंग को स्वयं प्रभु श्री राम ने स्थापित किया था। उज्जैन वाले महाकालेश्वर की दुनिया भक्त है। मोदी ने वहां महाकाल लोक कॉरिडोर बनाकर शिव भक्तों को उपहार दिया है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। सनातन का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन 2025 का महाकुंभ है। अमेरिका की आबादी से दोगुनी आबादी 45 दिनों के अंदर एक शहर में आई। गंगा यमुना के संगम में आस्था की डुबकी लगाकर वापस अपने अपने घर गई। 66 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने न कोई शिकायत की, न कहीं तोड़फोड़ की, न किसी को परेशान किया, न कहीं कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा हुई। ऐसा दिव्य, ऐसा भव्य आयोजन प्रयागराज में हुआ। नरेंद्र मोदी ने उसका श्रेय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेने दिया। अब खुद योगी ने महाकुंभ की सफलता के पीछे की कहानी बताई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM के छात्रों को योगी ने महाकुंभ के बारे में बताना शुरू किया तो योगी ने अपनी बात 2017 से शुरू की। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था और कुंभ के इस दौरान मैंने समाचार पत्रों में इस बात को देखा था और मैं उस दिन स्वयं प्रयागराज में ही था। मैं उस समय एक योगी के रूप में अपने शिविर में था, लेकिन अगले दिन समाचार पत्रों की लीडिंग न्यूज बनी थी जिसमें था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रयागराज महाकुंभ में आए, लेकिन कुंभ में गंदगी को देख करके, गंगा जी में गंदगी को देख करके वे बिना स्नान किए ही
और ये टिप्पणी करते हुए कि क्या यही गंगा है, और ये कहते हुए वे दूर से ही प्रणाम करते हुए चले गए। 2019 में कुंभ होना था तो मोदी ने योगी को जुलाई 2017 में ही काम सौंप दिया था। 2025 में महाकुंभ होना था तो इसकी तैयारी 2022 में ही शुरू कर दी गई थी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 से ही महाकुंभ पर अधिकारियों की बैठक लेने लगे थे। महाकुंभ का आयोजन कितना बड़ा था, हम आपको कुछ नंबर्स दिखाते हैं। महाकुंभ के 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों का स्नान हुआ। देश के 50 शहरों से 13,830 ट्रेनें प्रयागराज पहुंची, जिनसे 30 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु पहुंचे। 17 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट और 30 शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट्स की व्यवस्था की गई। प्रयागराज एयरपोर्ट पर 2800 से ज्यादा फ्लाइट्स पहुंची, जिनमें 650 चार्टर्ड जेट शामिल थे। यूपी रोडवेज की बसों ने 1,32,000 से ज्यादा चक्कर लगाए। महाकुंभ के दौरान औसतन 80,000 से ज्यादा गाड़ियां रोज प्रयागराज पहुंची। मेला क्षेत्र में बिजली सप्लाई के लिए 1,532 किलोमीटर लंबी पावर लाइन खींची गई। 85 अस्थायी बिजली घर, 170 सब स्टेशन बनाए गए और 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। महाकुंभ का मेला क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा था। गंगा यमुना को पार करने के लिए 30 पांटून पुल बनाए गए। संगम किनारे 13 किलोमीटर में 42 घाट बनाए गए, जिनमें 10 पक्के घाट थे। मेला क्षेत्र में 4 लाख से ज्यादा तंबू और 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। अखाड़ों और साधु संतों के लिए 85 बड़े पंडाल, 50 अस्थायी आश्रम बनाए गए। बाबा और सन्यासियों के लिए अलग से 500 टेंट लगाए गए। वीआईपी टेंट सिटी में 150 महाराजा टेंट, 1500 सिंगल रूम और 400 फैमिली टेंट बनाए गए। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के मेला क्षेत्र में 75,000 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई, जिन्होंने 45 दिन में 66 करोड़ की भीड़ को मैनेज किया। सबसे खास बात यह रही कि पूरे मेला क्षेत्र में किसी पुलिस वाले के हाथ में लाठी भी नहीं दी गई। महाकुंभ के विरोधी कैमरे पर चाहे जो कहें, कैमरे के पीछे वो भी मानते हैं कि 2025 का महाकुंभ अद्भुत था। इतना बड़ा आयोजन सिद्ध होने के बाद नरेंद्र मोदी ने वो सिद्धि बाबा सोमनाथ के चरणों में अर्पित की। मोदी और योगी के कट्टर विरोधी आज भी मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ के बारे में झूठी बातें फैलाते हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव रोज रोज योगी से हिसाब मांगते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने पहली बार मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ के बारे में भी ऑथेंटिक तरीके से पूरा ब्यौरा दिया है। 2 मिनट में योगी ने जो बताया उसे बहुत ध्यान से सुनिए। इसके बाद मौनी अमावस्या वाली भगदड़ पर किसी और विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाती है। 28-29 की रात्रि में जो स्टैम्पेड की घटना घटित होती है, यह रात्रि को 1:15 बजे से यानी 1:15 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में होती है। उस समय प्रयागराज मेला क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की भीड़ रहती है और बाकी भीड़ आ रही है। हर स्तर पर प्रेशर है। लेकिन जैसे ही स्टैम्पेड की घटना घटित हुई, विदिन 15 मिनट के अंदर पब्लिक ने स्वयं ग्रीन कॉरिडोर दिया और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद भी की। आप अनुमान करिए, जहां पे पूरी सिटी, जिस सिटी की क्षमता केवल 25 लाख की हो, उस सिटी के अंदर 2.5 से 3 करोड़ लोग हों। मेला क्षेत्र में जिसमें रहने के लिए हमने केवल 25 लाख लोगों की व्यवस्था की है, उस मेले क्षेत्र में 4 करोड़ से अधिक की भीड़ हो। आने वाले सभी मार्गों पर भीड़ हो। स्नान प्रातः 4 बजे से होना था, लेकिन स्टैम्पेड की घटना के बाद सभी अखाड़े तैयार थे, लेकिन मैंने 3 बजे प्रातः उनसे अनुरोध किया कि स्नान को कुछ देर आपको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि एक घटना घटित हुई है। घटना पैनिक न हो, इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनके उपचार भी करवाए, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया पहले, क्योंकि घटना पैनिक न हो। क्योंकि हमारे पास उस समय 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ श्रद्धालु और संत उस समय प्रयागराज में मौजूद थे, मेला क्षेत्र में, प्रयागराज सिटी में।
इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए फिर यहाँ से स्वयं हम लोगों ने कंट्रोल करना प्रारंभ किया। एक प्रेशर संतों का स्नान करने का था, दूसरा श्रद्धालु सकुशल स्नान करके निकल भी सके। एक चैलेंज था। अक्सर होता है जब इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो बहुत सारे लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं और ये मान के चल देते हैं कि अब जो होना होगा देखा जाएगा। नहीं, हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से काम लेकर के और उस समय मजबूती से उस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार होना होगा। यकीनन नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान पूरी गंभीरता से नेतृत्व किया। मोदी योगी के हाथ पैर नहीं फूले। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कूल माइंड से फैसले लिए। 2025 का महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन सनातन की यात्रा यहां समाप्त नहीं हुई। सनातन को तो चलते जाना है। चरैवेति चरैवेति, मोदी को भी चलते जाना है। एक पड़ाव पार हुआ है, मंजिल अभी आगे है।